Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 4th of March 2024. तो गाइज आज है तारीख 4 मार्च 2024 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको यह वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है नैनातीवू आइलैंड को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्या बोलता है, नीचे दिए गए बॉडीज में से कौन सी एक ऐसी बॉडी है जिसने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को रिलीज किया है, या फिर सिंपल सी बात है इस इंडेक्स को रिलीज करने का काम करती है। ऑप्शन नंबर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, या ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड नेशन वेमेन, या ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले आर्टिकल की तरफ। अब दोस्तों ये जो न्यूज़ है ये बेसिकली अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी चर्चाएं हर एक अखबार में हो चुकी है। इवन द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी दोस्तों इसके बारे में ऑलरेडी जो आर्टिकल है वो मेंशन किया गया है। पहले एक मैटर हो चुका है, ज़रा इसके बारे में सुनो। तो दोस्तों कैडबरी, जो कि बेसिकली यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपनी है, डेयरी मिल्क का एक बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट है, ठीक है। तो डेयरी मिल्क की जो चॉकलेट है लगभग सभी ने खाई होगी। इस पर्टिकुलर चॉकलेट के साथ में एक बहुत बड़ा कांड ऑलरेडी हो चुका है इतिहास में, लगभग साल 2003 में। अभी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों उसके बाद अगर आप देखोगे तो अभी फिर से डेयरी मिल्क न्यूज़ में बना हुआ है। रीज़न क्या है कि डेयरी मिल्क के अंदर में एक कीड़ा देखने को मिला। हुआ एक्चुअली में एक व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पर कहीं शॉप से डेयरी मिल्क को परचेज़ किया होगा। अब उन्होंने यहाँ पर जब इस चॉकलेट को ओपन किया तो उसके अंदर में इस तरीके से जो कीड़ा है वो उनको रेंगता हुआ देखने को मिला। और जैसे यहाँ पर ये कीड़ा देखने को मिला, ये वीडियो इन्होंने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्पेशली ट्विटर पर, जिसको आज हम एक्स के नाम से जानते हैं, वहाँ पर इसको पोस्ट कर दिया। अब दोस्तों जरी सी देर में ये वीडियो पूरी तरह से वायरल हो गया सभी जगह पर, और शायद आप लोगों के पास तक भी ये वीडियो पहुंचा होगा। तो काफ़ी टाइम हो चुका है यहाँ पर इस पूरे वीडियो को, जो कि चारों तरफ यहाँ पर लगातार घूम रहा है। अब क्या होता है, जब इसकी चर्चाएं बहुत ही ज़्यादा हो गई प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियोस वायरल होने स्टार्ट हो गए। तो उसके बाद में यहाँ पर कैडबरी का भी एक रिस्पॉन्स आया, ठीक है। और कैडबरी का रिस्पॉन्स क्या था वो भी हम समझेंगे। फिलहाल के लिए आप ये जानो, द हिंदू ने अभी 2-3 दिन पहले एक आर्टिकल पब्लिश किया है और ये बोला है तेलंगाना का जो फूड लैब है उस लैब ने कंफर्म कर दिया है कि हाँ बिल्कुल चॉकलेट के अंदर में जो वाइट वर्म है वो प्रेजेंट था, ठीक है। स्पेशली चॉकलेट में किसकी बात कर रहे हैं हम, डेयरी मिल्क में कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, इसमें रोस्टेड आलमंड के बारे में बात की जा रही है दोस्तों, ठीक है। जो रोस्टेड आलमंड है इसको यहाँ पर लैब ने मार्क किया एज अनसेफ टू कंज्यूम। अब रोस्टेड आलमंड के बारे में आपने जाना होगा, बट ऐसे बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं या जो वेराइटीज़ हैं यहाँ पर डेयरी मिल्क की, वो आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हैदराबाद का वो पर्टिकुलर पर्सन था जिन्होंने यहाँ पर ये चॉकलेट को परचेज़ किया, वीडियो शेयर किया, और उसके बाद में पूरी तरह से ये मामला चर्चाओं में आया। अब होता क्या है कि जैसे ये ट्वीट पूरी तरह से वायरल हुआ, इस ट्वीट पर जाकर कैडबरी खुद जो कंपनी है, इन्होंने यहाँ पर लिखा कि हम सबसे बढ़िया क्वालिटी बनाए रखने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। हमें ये जानकर बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि आपको इस तरीके की जो प्रॉब्लम है उसका सामना पड़ा, और आप अपने चिंता का जो समाधान है वो हमसे बात कर करें, ठीक है। हमसे प्लीज़ एक बात कीजिए। इस तरीके की दोस्तों यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है वो कैडबरी की साइड से उस पर्टिकुलर पर्सन को दी गई, ठीक है। अब उसने बात की ही नहीं कि उसके बारे में कोई जानकारी है नहीं, बट यहाँ पर ऐसा कह सकते हो कि कैडबरी का जो एक रिप्लाई है उस ट्वीट के ऊपर वो हमने देखा। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये मामला अगर आप देखोगे दोस्तों तो एक बार ऑलरेडी हो चुका है, बट
जो पिछली बार यहाँ पर ये मामला हुआ था वो 2003 का है। अगर आप दोस्तों यहाँ पर इसको डिटेल से देखना चाहोगे तो ये उस समय 2003 का न्यूज़ आर्टिकल है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये फ़ोटो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगी। स्पेशली साल 2003 3 अक्टूबर की बात है, ये आर्टिकल छपा था जिसके अंदर में यहाँ पर इसी डेयरी मिल्क चॉकलेट के बारे में बात की गई कि डेयरी मिल्क चॉकलेट में कई सारी जगह पर जो कीड़ा है वो निकलता हुआ नजर आया। लेकिन जैसे यहाँ पर ये न्यूज़ वायरल हुई, डेयरी मिल्क की चॉकलेट एकदम से कह सकते हो उसकी जो सेल थी वो डाउन हो गई, क्योंकि इस घटना के बाद में लगभग कैडबरी की जो बिक्री है 30% तक गिर गई थी। तो आप इमेजिन करो, एकदम से यहाँ पे कंपनी को लॉस होना स्टार्ट हुआ। लेकिन फिर इस कंपनी ने कैसे अपने आप को संभाला, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल भी कैडबरी सेट कर चुका है। अगर आप दोस्तों देखोगे तो कैडबरी का जो पहले चॉकलेट आया करता था तो इस तरीके की यहाँ पर इनकी लेबलिंग हुआ करती थी। 1915 में, 40 में, इस तरीके से यहाँ पर इनकी लेबलिंग चेंज होती हुई चली गई। और धीरे धीरे करके 2003 में जो ये वॉर्म क्राइसिस हुआ कैडबरी के साथ में, जो इस तरीके के कीड़े निकलने स्टार्ट हुए, उसके बाद इन्होंने अपना जो चॉकलेट है इसका पूरा का पूरा जो रैपर है वो चेंज कर दिया। पहले डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पर पैकेट में इसको बंद करके या पैक करके ये सेल कर रहे थे। बाद में इन्होंने यहाँ पर 2 रैपर स्टार्ट कर दिए, एक फॉइल पेपर जिस तरीके से आपको देखने को मिलता है, तो एक रैपिंग ये हो गई, फिर उसके ऊपर एक दूसरी रैपिंग, ताकि यहाँ पर चॉकलेट को एक प्रॉपर जो प्रोटेक्शन है वो यहाँ पर देकर प्रोवाइड करवाई जा सके। लेकिन उससे पहले की बात है, मैं आपको 2003 की बात बता रहा हूँ। 2003 में जब ये पूरी घटना हुई उसके बाद इन्होंने सुधार किया। लेकिन 2003 में जब ये पूरी घटना हुई थी दोस्तों, तो उसके बाद में सुधार कैसे हुआ आप ये देखो। साल 2004 में जब ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, अपने कंपनी में बहुत सारा पैसा और इन्वेस्ट किया। लगभग 15 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किए, अपनी चॉकलेट की जो पैकेजिंग है उसको इम्प्रूव की, मशीन्स इंपोर्ट करी बहुत सारी, और जो पैसा इन्होंने लगाया प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए। अब होता नहीं है कि भाई आप अपने प्रोडक्ट में पैसा लगा रहे हो तो उसको मार्केट में और महंगा कर दोगे, बट कैडबरी ने ऐसा नहीं किया था। उस पर्टिकुलर चॉकलेट का प्राइस हाइक नहीं हुआ, बट इन्होंने खूब सारा पैसा लगाया। अब लगाने के बाद में दोस्तों अमिताभ बच्चन को यहाँ पर निकाला, एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर की तरह कह सकते हो, कि बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐड दिखाया। अमिताभ बच्चन ने यहाँ पर ऐड किया डेयरी मिल्क का, और वापस अगर आप देखोगे तो डेयरी मिल्क बिकनी स्टार्ट हो गई और इनका सेल वापस से उठना स्टार्ट हो गया। और 2021 के अंदर में कैडबरी की जो पेरेंट कंपनी है, इनका जो रेवेन्यू है वो लगभग $1.2 बिलियन का पहुंच गया इंडिया में। और जो कंपनी है अभी इसकी एक्सपेक्टेशन है 2030 तक $2 बिलियन का रेवेन्यू या जनरेट कर सके। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कैडबरी के बारे में कि इन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ऑलरेडी सेट कर दिया है कंपनी के लिए कि भाई आपके साथ में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप उससे कैसे रिवाइव कर सकते हो, कैसे वापस मार्केट में खड़े हो सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वापस से यहाँ पर ये क्राइसिस हमने देखा, वापस से एक केस यहाँ पर नजर आया दोस्तों, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जो चॉकलेट है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि भाई यहाँ पर इसकी जो सेल है, ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर में एक बहुत बड़ा झटका लग जाए या सेल कम होते हुए नजर आए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में। आज के ही हमारे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में, द हिंदू में, PIB में बहुत सारे रेलिवेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम यहाँ पे डिटेल से कवर करेंगे। और जैसे दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पर एक चीज़ बता चुका हूँ, मैं ऑलरेडी यहाँ पर आपको ये बता चुका हूँ कि जो ये वीडियो है ये ऑल इन वन वीडियो है, इसमें हर एक चीज़ आपको मिल जाती है। आपने केवल एक वीडियो अगर कवर कर लिया, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है कि सर मैं PIB का एनालिसिस अलग देखूँ, इसको अलग से कवर करूँ, इसको अलग से कवर करूँ, द हिंदू अलग कवर करूँ, इंडियन एक्सप्रेस अलग पढ़ूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही वीडियो में हर चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ दोस्तों। इसके बेनिफिट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में हर एक चीज़ को सुना करो। चलिए, सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे आता है हमारा सेमीकंडक्टर को लेकर। अब चाहे दोस्तों वो इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे वो हमारा द हिंदू का अखबार हो, सभी अखबारों में यहाँ पर इसकी चर्चा हो चुकी है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया के अंदर में पहला जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है दोस्तों वो आ रहा है। ठीक है, इसका अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है, यानी सेमीकंडक्टर अब भारत के अंदर में बनाए जाएंगे। फैब्रिकेशन प्लांट यानी कि उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात की जा रही है, और ये भारत को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े लेवल पर लेकर जाएगा, स्पेशली पूरे दुनिया के अंदर में। क्यों, उसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा। ये आर्टिकल थोड़ा लंबा है, थोड़ा लंबा खींचेगा, लेकिन कोई बात नहीं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से सुनते हुए चलना दोस्तों। सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ कि यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में 3 अलग अलग सेमीकंडक्टर चिप से संबंधित जो प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे दिया।
जिसमें सबसे पहला मतलब और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट क्या है कि इंडिया का पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनने वाला है जहां पर सेमीकंडक्टर्स को बनाया जाएगा। अभी तक ऐसा नहीं था बट पहली बार ये काम होने वाला है। और इंडिया ने यहाँ पर जो ये 3 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया है, इसमें से सबसे पहला जो प्रोजेक्ट होगा वो होगा सेमीकंडक्टर का प्लांट। कहाँ पे लगेगा? गुजरात के अंदर धोलेरा में दोस्तों यहाँ पर इस प्लांट को लगाया जाएगा। और ये जो सेमीकंडक्टर का प्लांट है इसको लगाने के लिए 2 कंपनीज ने आपस में कोलैबोरेट किया है। एक तो हमारा टाटा ग्रुप हो गया, दूसरा ताइवान की ताइवानीज फाउंड्री पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प। तो ताइवान की कंपनी है प्लस इंडिया की, इन दोनों ने मिलकर दोस्तों कोलैबोरेट करके इस तरीके से एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की बात की है। इस प्लांट में बहुत सारे काम यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पर होने वाली है। और जो दूसरा यहाँ पर प्रोजेक्ट है इस सेमीकंडक्टर में वो है चिप असेंबली प्लांट, ठीक है। ये हो गया फैब्रिकेशन प्लांट जहाँ पे काम चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी। बाकी दोस्तों चिप असेंबली प्लांट कहाँ पे लगाया जाएगा? असम के मोरीगांव के अंदर में। और जो टाटा ग्रुप है वही यहाँ पर इस प्लांट को भी सेटअप करेगा। और इस प्लांट की मेन कैपेसिटी होगी कि वो 28 मिलियन चिप्स हर दिन मैन्युफैक्चर कर सकें और मैन्युफैक्चर करके इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। फिर तीसरा यहाँ पर जो एक और प्रोजेक्ट है वो है चिप पैकेजिंग फैसिलिटी। भाई तैयार होगी, डिज़ाइन होगी, फिर उसको तैयार किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा, फिर पैकेजिंग भी होगी। तो पैकेजिंग की जो फैसिलिटी है वो आपको गुजरात के अंदर में सनंद में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर दोस्तों सरकार ने अप्रूवल दे दिया है। तो ये 3 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं सेमीकंडक्टर के सेक्टर में, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। अब आता है थोड़ा और मेन टॉपिक कि आखिरकार जो ये सेमीकंडक्टर्स हैं वो एग्जैक्टली होते क्या हैं। दोस्तों सेमीकंडक्टर्स को हम अक्सर चिप के नाम से जानते हैं या छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। इसके अंदर में ट्रांजिस्टर, डायोड्स, कैपेसिटर, रजिस्टर्स, इंटरकनेक्शंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। डोंट वरी, सब कुछ समझाऊंगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इन सभी सर्किट्स को हम अरेंज करते हैं एक प्लेट के ऊपर में जिसको बोलते हैं सिलिकॉन वेफर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन वेफर होना ज़रूरी है, इसी के ऊपर सारा का सारा पूरा सिस्टम जो है दोस्तों उसको अरेंज किया जाएगा। सेमीकंडक्टर एक ऐसी चिप अगर आपको देखने को मिलेगी जो कि आपके आसपास ज़रूर से प्रेजेंट होगी। दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उन सभी चीज़ों के अंदर में सेमीकंडक्टर्स का यूज़ होता है। चाहे आपके सामने आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, बराबर में कंप्यूटर हो, ठीक है, कुछ और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो, आसपास इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, सब में सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है दोस्तों। तो सेमीकंडक्टर आज के समय पर अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको देखने को मिल जाती है। अब ये तो बात हो गई सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में ज़रा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों जब बात आती है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की तो ये इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो पूरे दुनिया में है। सेमीकंडक्टर की डिमांड पूरे दुनिया में है, लेकिन इसको बनाने वाली केवल कुछ चुनिंदा कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगी, कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। ताइवान है, चाइना है, साउथ कोरिया है, यूएसए है। तो केवल मुट्ठी भर कंट्रीज है दोस्तों जो कि इसको बनाती हैं। तो यहाँ पर इंडिया का आना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए। आप सेमीकंडक्टर के डिवाइसेस को देखोगे तो इसमें अलग अलग प्रकार हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई 2 टांगों वाला डायोड कहलाएगा, जैसे ये डायोड है, 3 वाला ट्रायोड कहलाएगा। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और जैसे मैं आपको बता ही रहा था, सेमीकंडक्टर में सबसे बड़े प्लेयर दुनिया में कौन कौन से हैं? केवल कुछ देश, अमेरिका, चाइना, साउथ कोरिया एंड ताइवान। ये 4 डोमिनेटिंग कंट्रीज हैं। इसमें भी ताइवान के पास में सबसे बड़ा शेयर आपको देखने को मिलेगा इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के मामले में। लेकिन हाल ही में कुछ समय में इंडिया कहीं ना कहीं एक उभरता हुआ सितारा देखने को मिला इस इंडस्ट्री में। कई सारे प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने अप्रूव किए हैं। आने वाले समय पर डेफिनेटली यहाँ पर इंडिया भी इस लिस्ट में शामिल होगा। अब कुछ टर्म्स है दोस्तों जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से हमेशा रिलेटेड होती हैं। ये टर्म्स आपसे न्यूज़ में पूछी जा सकती हैं, तो इन टर्म्स का मतलब ज़रूर से पता होना चाहिए। जब भी हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहला टर्म आता है वेफर। वेफर क्या है? जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक प्रकार का ये आप देख पाओगे राउंड सा डिस्क होगा, ठीक है। ये जो डिस्क होगा, फ्लैट राउंड सा डिस्क, ये सिलिकॉन का होगा जिसमें पूरी चिप को यहाँ पर तैयार किया जाएगा उसी पर्टिकुलर डिस्क के ऊपर में। फिर दूसरा वर्ड यूज़ किया जाता है फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन मतलब मैन्युफैक्चरिंग या फिर बनाना, मेकिंग। फिर आता है ट्रांजिस्टर्स। छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं दोस्तों, इस तरीके से आप देख पाओगे जो ट्रांजिस्टर्स हैं उनको यहाँ पर लगाया जाता है। ऐसे कई सारे कई सारे ट्रांजिस्टर छोटे छोटे यहाँ पर लगा सकते हैं। और बोला जाता है कि एक चिप में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स भी हो सकते हैं। जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर उतना ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल पूरा प्रोसेस चलेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहीं पर एक और प्रश्न उठता है कि इंडिया का जो सेमीकंडक्टर को लेकर पूरी अपॉर्चुनिटीज़ है, हमारे पास में जो अवसर है इस मार्केट को लेकर, वो अवसर क्या देखने को मिलते हैं?
पहला अवसर यह है कि इंडिया का या फिर अगर आप देखोगे दुनिया भर में जो सेमीकंडक्टर है इसका मार्केट धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है। एक रिपोर्ट आई है हाल ही में इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन की साइट से। इस रिपोर्ट ने बताया कि भारत के अंदर जो सेमीकंडक्टर का कंजम्पशन हम कर रहे हैं, जिसका उपयोग इंडिया में किया जा रहा है दोस्तों, वो 2026 तक $64 बिलियन का हो सकता है। तो कंजम्पशन तो हमारा इतने बड़े लेवल पर है, लेकिन क्या इसका प्रोडक्शन हम कर रहे हैं? नहीं। अभी ही तो प्रोजेक्ट साइन करे गए हैं जिसके बेसिस पर आगे प्रोडक्शन किया जाएगा, बट आज के समय पर नहीं करते। तो ये हमारे पास में एक बहुत बड़ा अवसर होगा कि भाई यहाँ पर हम इंपोर्ट की बजाय सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। दूसरी चीज़, हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैसे यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है सेमीकंडक्टर से संबंधित। अगर आपको सेमीकंडक्टर बनाना है, एक पूरी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो बहुत कुछ चाहिए होगा। प्रॉपर ज़मीन चाहिए बड़े एरिया में जहाँ पर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सको। दूसरा, हाई क्वालिटी का पानी चाहिए होगा। उस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग में। अच्छा खासा बिजली चाहिए होगी, पावर चाहिए होगा, हाई क्वालिटी पावर। लॉजिस्टिक चाहिए होगा, भाई बन गया तो आराम से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो सके, वहाँ से हम इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकें, प्रॉपर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन होना यहाँ पर ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें होनी अनिवार्य हैं, तभी जाकर यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से हम अपने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को आगे बढ़ावा दे पाएंगे। और कई सारे इनिशिएटिव ऑलरेडी गवर्नमेंट ने उठा रखे हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, जिसमें सबसे बड़ा इनिशिएटिव है भैया जो एफडीआई है, बेसिकली उसको यहाँ पे अलाउ किया। तो सरकार ने 100% जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहर के जो निवेशक हैं चाहते हैं हमारी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना, तो वो कर सकते हैं। तो ऐसे 100% इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे अलाउ किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में किया जा सके। अब दोस्तों यहीं पर एक चीज़ है कि जो ये पूरा प्लांट लगने वाला है धोलरा के अंदर में, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग होगी सेमीकंडक्टर्स की भारत में। इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि भारत इससे और मजबूत बनेगा। कैसे? सबसे पहली चीज़, इससे हमारी इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया, दुनिया में केवल कुछ ही कंट्रीज है जो कि सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना, यूएस, जापान। अब इन कंट्रीज से हम लोग ऑब्वियसली बातें मंगाएंगे, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। तो हम बहुत कुछ यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बड़ी है, ज़्यादा मात्रा में कंजम्पशन कर रहे हैं। तो अभी प्लांट हमारे देश में लग जाएगा तो ये इंपोर्ट्स के ऊपर जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी। खुद हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे होंगे। जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। ट्रेड डेफिसिट मतलब इस सेमीकंडक्टर की वजह से जो भारत का एक्सपोर्ट है वो तो कम हो रहा है, लेकिन इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो कंट्रोल कर पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जब लगेगी तो उससे और बहुत सारे फायदे होंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया का बूस्ट होगा। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाओगे, सेक्टर बूस्ट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कई सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो काम कर सके इंडस्ट्री में। तो इससे बहुत सारी नौकरियां जनरेट होंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर इंक्रीज होंगी। बताया जाता है इस इंडस्ट्री में ये ताकत है कि लगभग 20,000 एडवांस टेक्नोलॉजिकल जॉब्स और 60,000 इनडायरेक्ट जॉब्स को ये जनरेट कर सकता है। ये एडवांटेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के। बाकी एक सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि दुनिया भर की जो सप्लाई चेन है, यहाँ पर इंडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल आएगा। भारत भी इस इंडस्ट्री में उतरेगा इन्हीं कुछ कंट्रीज़ के लिस्ट में। फिर सेमीकंडक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप इसको देखोगे तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा, ये भी इसका एक बेहतरीन एडवांटेज है। बट हर चीज़ के दोनों ही समस्याएं, मतलब दोनों ही चीज़ें, हर चीज़ के दोनों पहलू हैं। मतलब फ़ायदा भी ऑब्वियसली बात है, नुकसान भी है। तो एडवांटेज तो चलो हमने देख लिए, अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की, या फिर डिसएडवांटेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट या सही टर्म होगा चैलेंजेस, कि भाई इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को इंडिया में और ज़्यादा बढ़ावा देने में हमें क्या क्या समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो समस्या नंबर 1, लैक ऑफ फैब्रिकेशन यूनिट्स। इंडिया में अगर आप देखोगे दोस्तों 90% से ज़्यादा जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं, ठीक है, अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी उनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम है बहुत मजबूत है। बट इंडिया के पास में इस तरीके का प्रॉपर मजबूत सिस्टम नहीं प्रेजेंट, ये पहली दिक्कत। दूसरा, अगर आप देखोगे तो चिप मेकिंग के अंदर में बहुत सारा प्योर पानी चाहिए होता है एक सिंगल डे में। तो अगर प्योर पानी नहीं मिल पाएगा या फिर अगर बिजली चली जाएगी एकदम से, तो इससे मिलियंस ऑफ, कह सकते हो कि मिलियंस का लॉसेस हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज है लैक ऑफ एंगेजमेंट फ्रॉम मार्केट प्लेयर। कहने का मतलब है इंडिया में कंपनीज ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। 2021 में ऑलरेडी भारत ने बहुत बड़े प्रोग्राम सेट करे, बहुत सारे इंसेंटिव अनाउंस किया, बट फिर भी जो कंपनीज थी उन्होंने अपना इस तरीके का जो दिलचस्पी है वो नहीं दिखाई इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आने की। तो ये सारे के सारे यहाँ पर इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। तो ये आर्टिकल एक ऐसा है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है।
इसमें हर एक आस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो इंटरव्यू के लिए हो, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो, चाहे वो मेंस के लिए हो। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट था, इस वजह से डिटेल में जानना ज़रूरी था। नाउ आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने आर्टिकल डिस्कस किया, अभी आर्टिकल कितना लंबा चौड़ा है, लेकिन असल में देखोगे तो न्यूज़ जो है वो छोटी सी है, बट ये सारा का सारा इसका पीछे का जो बैकग्राउंड डेटा है दोस्तों, यहीं से एग्जामिनेशन के अंदर में क्वेश्चन बनेगा। तो इनको आराम से हैंडल करना, इनके प्रॉपर नोट्स बनाना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या होता है इस ग्रुप में दोस्तों, ये सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक रेडीमेड पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है। उस पीडीएफ के अंदर में सारे के सारे इस क्लास के जो नोट्स हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये पूरा का पूरा जो स्लाइड है, ये पीपीटी है 103 पेजेस के अंदर में। अगर आप देखोगे तो जो हम पेड में प्रोवाइड करवाएंगे वही 103 कम होकर 8 से 9 पेज में दोस्तों यहाँ पर ये पूरा पीडीएफ रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कंटेंट इस तरीके से दिया जाता है। प्लस आप इस पीडीएफ का प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो। सारा कंटेंट इस ग्रुप में सिक्योर होता है आपका, किसी भी तारीख का पीडीएफ आप पढ़ो, डाउनलोड करो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। सारा कंटेंट डेट वाइज पड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है आज ज्वाइन करोगे तो केवल आज से कंटेंट मिलेगा। आज अगर ज्वाइन करोगे तो पुराने पीडीएफ्स भी दोस्तों आपको सारे अवेलेबल करवाए जाएंगे। ये सारे बेनिफिट्स केवल एक ग्रुप में। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट भी बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। और गारंटी है कुछ दिनों बाद आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा, लेकिन बेनिफिट्स इसके बरकरार आपको मिलते रहेंगे। अब दोस्तों इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको इस प्रकार का एक मैसेज करना है जिसके बेसिस पर रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और पेमेंट के प्रोसेस के साथ साथ एक और ऑप्शन है डेमो वीडियो का लिंक। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हो, इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे मुझे हेल्प करेंगे। देन फाइनली जाकर अपना जो इन्वेस्टमेंट है अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से रहती है, प्लीज़ मेक श्योर क्या कीजिए, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया कीजिए। 5000 लाइक्स का डेली बेसिस पर हमारा टारगेट होता है, जिसको प्लीज़ आप लोग यहाँ पर पहुँचा सकते हैं। चलिए आगे आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। अच्छा एक चीज़ रुको, इस वाले टॉपिक को हम थोड़ा रुक कर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बारे में क्योंकि कुछ अधूरी इन्फॉर्मेशन, इसको हम रुक कर डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक और टॉपिक है हमारे पास में, ये आप देख पाओगे तो गवर्नमेंट की साइट से डायरेक्टली यहाँ पर इस आर्टिकल को लिया गया है। ये क्या है, पीआईबी, और ये गवर्नमेंट का सोर्स है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं हर एक एग्जामिनेशन के अंदर। तो प्रेसिडेंट के हेडक्वार्टर से दोस्तों यहाँ पर ये आर्टिकल छपा है, जहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने अभी एक नेशनल सेमिनार का उद्घाटन किया। उस नेशनल सेमिनार के अंदर में क्योंझर की जो ट्राइब्स हैं, उन ट्राइब्स के बारे में, उनका कल्चर, उनका हेरिटेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं इस सेमिनार के अंदर में। तो इसी वजह से एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से सुनना, ये आर्टिकल तो यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन क्योंझर की ट्राइब्स के बारे में जानना जरूरी है। क्योंझर कहाँ पर है, ओडिशा में। यहाँ पर बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज, इवन दोस्तों ओडिशा की जब हम बात करते हैं तो पूरे हमारे देश के अंदर में जितनी भी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पाई जाती हैं, उनकी सबसे ज़्यादा ग्रुप्स ओडिशा में ही प्रेजेंट है। तो ट्राइब्स के मामले में ओडिशा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट है हमारे लिए, ठीक है। आओ जानते हैं तो न्यूज़ का, ये तो आपको समझ में आ गया, एक नेशनल सेमिनार का उद्घाटन किया गया जिस वजह से चर्चा में। अब यहीं पर ना आर्टिकल में बताया जा रहा है 2011 की एक सेंसस रिपोर्ट है। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग क्योंझर नाम की जो जगह है ओडिशा में, यहाँ पर जो शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है वो 45% के आसपास दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है क्योंझर डिस्ट्रिक्ट, ये जाना जाता है माइनिंग हब के लिए। यहाँ पर बहुत सारा खनन किया जाता है। हाई क्वालिटी का जो आयरन ओर है, क्रोमाइट है, इसके डिपॉजिट्स प्रेजेंट है, तो उनको निकाला जाता है यहाँ से, ठीक है। प्लस यहीं पर अगर आपको देखना है तो इसमें बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ ट्राइब्स प्रेजेंट है। क्योंझर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में दोस्तों कई सारी ट्राइब्स, स्पेशली यहाँ पर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स भी हैं यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जैसे मुंडा, कोल, भुइयाँ, ज्वांग, सांथी, बतुड़ी, गोंड, उसके बाद यहाँ पर संथाल हो गया, ओरांग, कोंड, इस तरीके के दोस्तों यहाँ पर ये सारी की सारी ट्राइब्स हैं। ये सब इस एरिया की बहुत पॉपुलर ट्राइब्स हैं। और क्योंझर के अंदर में अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, डांस से एक्सप्रेस करते हैं अपने पूरे फेस्टिवल्स को। जैसे फॉर एग्जांपल एक फेस्टिवल है सरहुल फेस्टिवल, इसको फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं। एक है सोहराई फेस्टिवल, अब ये फेस्टिवल यहाँ पर मुंडास ट्राइब के हैं। इसी प्रकार से क्योंझर के कुछ और फेस्टिवल्स हैं, जैसे कर्म पूजा, बोदम,
चैत्रा, ठीक है, उसके अलावा वरुण यात्रा, रथ यात्रा, इस तरीके के बहुत सारे इंपॉर्टेंट और भी फेस्टिवल्स है क्योंझर के अंदर में। बाकी ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ क्योंझर डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं उड़ीसा में, इनके अपने अपने मेजर डांसेस भी हैं, जैसे चांगू डांस हो गया, छाऊ डांस हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार न्यूज़ में रहता है, जुआंग डांस हो गया, हो डांस हो गया। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। कैसा क्वेश्चन बनेगा? छांगू, छाऊ, जुआंग, ये हाल ही में न्यूज़ में है, ये क्या है? तो पता होना चाहिए सारे के सारे ट्राइबल डांस हैं। मैं पता है किस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन यूपीएससी ने 2022 में पूछ लिया, हाल भी हुई करके, हाल भी हुई क्या, ये सारी ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं। तो ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। क्लियर? चलिए आगे आते हैं एक और रेलिवेंट आर्टिकल पर। ये आर्टिकल हमारे लिए आज रेलिवेंट होने वाला है ज़्यादा, इसको हम एग्जाम के लिए तो देखेंगे, उसके साथ साथ कह सकते हो हमारे अवेयरनेस के लिए भी ज़रूरी है। तो ये टॉपिक दोस्तों एक ऐसा है जिसको इंडियन एक्सप्रेस ने तो कवर किया है, साथ ही साथ में द हिंदू ने भी कवर किया है। तो आप ये देख पाओगे इस वीडियो के अंदर में इंपॉर्टेंस कि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जो दोनों अखबार में कवर हुए हैं, यानी कि उसकी रेलिवेंसी ज़्यादा है, तो वो तो कवर हो ही रहा है वीडियो के अंदर में। साथ ही साथ में कुछ ऐसा टॉपिक है जो द हिंदू में है, वो इंडियन एक्सप्रेस में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो भी कवर हो रहा है। या कुछ ऐसा टॉपिक जो इंडियन एक्सप्रेस में द हिंदू में नहीं है, वो भी कवर हो रहा है। तो एक हॉलिस्टिक कवरेज आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इधर उधर भागने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, एक ही वीडियो को कंसेंट्रेशन के साथ में देखा करो, यहीं पर आपका मैक्सिमम काम खत्म होने वाला है दोस्तों। डेली बेसिस पे इन वीडियोस की क्वालिटी इतनी ज़्यादा इंप्रूव कर दी गई है। तो हुआ क्या, जो लैंसेट की स्टडी है उन्होंने यहाँ पर यह दिखाया कि दुनिया भर में जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, वो लगातार बढ़ता चले जा रहा है। मोटापे के साथ साथ, मोटापे को मतलब ओबेसिटी बोलते हैं, उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर कह सकते हो अंडरवेट, कई सारे ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पर वजन कम हुआ है, ऐसे केसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरा मामला क्या है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, प्लस लैंसेट स्टडी के बारे में भी हम समझेंगे कि आखिरकार ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो हो क्यों रहा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, डेफिनेटली सही बात है, क्योंकि जो मोटापा बढ़ रहा है वो यूथ के अंदर में बढ़ रहा है, जो नौजवान लोग इंडिया में प्रेजेंट हैं। और इंडिया दोस्तों एक ऐसा देश है जहाँ पर नौजवान की संख्या सबसे ज़्यादा है, और उनकी हेल्थ ही अगर अच्छी नहीं होगी तो फिर वो आगे कैसे अपने देश को आगे लेकर जाएंगे, कैसे वो देश के प्रति अपने कंट्रीब्यूशन लगाएंगे। तो इंडिया में ओबेसिटी के केसेस बढ़ रहे हैं, यही एक अलार्मिंग सिचुएशन है, स्पेशली बच्चों में, टीनेजर्स में, एडल्ट्स में, बूढ़े लोगों में, हर एक के अंदर में यहाँ पर पर्टिकुलर केसेस नजर आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम है ओवरवेट प्रॉब्लम। स्टडी ने यहाँ पर यह दिखाया कि बच्चों के अंदर में, बच्चों का जो ओवरवेट है, बच्चों का जो वजन बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ जा रहा है दोस्तों, ठीक है। स्पेशली 5 से 19 साल के बच्चे, इनमें भी कई सारे केसेस नजर आए। उसके अलावा अगर आप देखोगे, स्टडी के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है 12.5 मिलियन बच्चे हैं, जिसमें से 7.3 मिलियन लड़के हैं और 5.2 मिलियन लड़कियां हैं। 2022 वाले साल में ये ओवरवेट वाली कैटेगरी में थे, यानी इनका वजन बहुत ज़्यादा था, ठीक है। जबकि 1990 में यही ओवरवेट वाला जो फिगर है वो 0.4 मिलियन था। तो आप इमेजिन करो, 1990 में 0.4 मिलियन केस थे ओवरवेट के, और 2022 में ये बढ़कर 12.5 मिलियन हो गए। तो मोटापा, जैसे मैंने बोला, देश में तेजी से इंक्रीज हो रहा है, और देश में ही क्या, ओवरऑल पूरे दुनिया में इंक्रीज हो रहा है। ये परसेंटेजेस के माध्यम से हमको पता चला। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ओबेसिटी होती क्या है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर हमको डिफाइन करके बताया है कि जो ओबेसिटी है, ये एक्सेसिव फैट, यानी एक्स्ट्रा फैट जब जमा हो जाता है तो ये ओबेसिटी कहलाती है। यही यहाँ पर मोटापा कहलाता है, जो कि बाद में एक इंसान के लिए बहुत बड़ा रिस्क बनता है। अब ये मोटापा मापते कैसे हैं? तो दोस्तों बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाता है। इसको आप गूगल पर सर्च कर सकते हो बीएमआई के बारे में, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अपना हाइट, वेट वगैरह डाल देना, तो आपको एक स्कोर दिया जाएगा। उस स्कोर के हिसाब से यहाँ पर आप अपना पता लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति या अगर किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स 25 से ऊपर आ रहा है, 25 से ऊपर आ रहा है, तो उसको ओवरवेट कंसीडर किया जाएगा। तो आपका कितना आ रहा है बीएमआई, चेक करके बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। 25 से ऊपर आ रहा है तो उनको ओवरवेट बताया जाएगा, और किसी का 30 से ऊपर है तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ओबेसिटी से वो गुजर रहा है। और अंडरवेट की जब बात होती है तो बीएमआई अगर 18.5 से कम है, 18.5 से कम है, यानी कि वो व्यक्ति अंडरवेट वाली कैटेगरी से गुजर रहा है, उसका शरीर सूखा हुआ है, उसको ज़्यादा खाना मिल ही नहीं पा रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ओवरवेट और अंडरवेट वाला जो सिचुएशन है वो आपको समझ में आया। अब जब मोटापे की बात करते हैं तो 2022 के अंदर में या 1990 में स्थिति कैसी रही है वो यहाँ पर समझो।
पहले बात करेंगे महिलाओं की दोस्तों। तो ये जो नई स्टडी है उसने ये बताया कि 44 मिलियन वेमेन, अगर आप देखोगे जिनकी उम्र 20 से ऊपर है, वो मोटापे से गुजर रही हैं। और वेमेन में ये परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, तेजी से इंक्रीज हुआ है। और बात करेंगे मैन की, तो मैन में भी ये परसेंटेज इंक्रीज हो चुका है। 26 मिलियन जो यहाँ पर मैन हैं, पुरुष हैं, वो जो कि जिनकी उम्र 20 से ऊपर है, वो भी यहाँ पर मोटापे से गुजरे हैं। तो पोजीशंस खराब होती चली जा रही हैं। अब इंडिया को अगर हम पूरे दुनिया के कैटेगरी में रखकर देखें कि दुनिया में भारत की पोजीशंस क्या आ रही है, तो मोटापे के मामले में अगर आप दोस्तों देखोगे तो इंडिया की रैंक पूरे दुनिया में 2022 में 197 कंट्रीज में से 182 रैंक थी। आप इमेजिन करो कितना ज़्यादा पीछे हम रह जा चुके हैं। यानी इंडिया में मोटापे की स्थिति थोड़ी बदतर लेवल पर पहुंच चुकी है। जिसमें से हम लोग बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये तो ओवरऑल पोजीशन है भारत की, 197 में से 182। इसमें से मैन की बात करेंगे तो इंडिया की पोजीशन 180 नंबर पर है, और गर्ल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर उनकी पोजीशन 174 नंबर पर है। तो मोटापा डेफिनेटली बड़ा है। अब यहीं पर अंडरवेट का जो पूरा मामला है उसको भी कंसिडर किया गया है। अंडरवेट क्या है? जब एक व्यक्ति को अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, उसका शरीर पूरी तरह से सूखा हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पर अंडरवेट है। तो इंडिया में अगर आप अंडरवेट का सिचुएशन देखोगे तो अंडरवेट भी है, लेकिन अंडरवेट पहले के कंपैरिजन में कम हुआ। फॉर एग्जाम्पल, साल 2022 में अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 35 मिलियन गर्ल्स एंड 42 मिलियन बॉयज जिनकी उम्र 5 से 19 साल के बीच में है, ये अंडरवेट कैटेगरी से गुजरे हैं 2022 में, ठीक है। जबकि 1990 में देखोगे तो यहां पर अगर आप गर्ल्स को देखोगे तो 39 मिलियन गर्ल्स थी और 70 मिलियन बॉयज थे। तो अंडरवेट वाली कैटेगरी कम हुई है, ठीक है। यानी कि जो जिनका वजन कम रहता था उन की संख्या कम है, लेकिन जिनका वजन बढ़ रहा है, मोटापा है, उनकी संख्या लगातार इंक्रीज हो चली जा रही है, ये रिपोर्ट्स ने बताया। वही सिचुएशन एडल्ट्स का है। अब इसको भी साइड में करते हैं। यहीं पर एक सवाल, एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, ये इंडिया में मोटापा जो बढ़ा है, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं? तो सबसे पहला कारण दोस्तों डाइटरी हैबिट, जो कि इंपॉर्टेंट भी है ना। अब होता क्या है कि आज के समय पर जो हमारा डाइट है, खान पान है, वो पूरी तरह से बदल चुका है। बदल ऐसी वे में चुका है कि हम बहुत सारा अनहेल्दी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। ज़्यादातर चीज़ें, पता है कई बार क्या होता है, लोग ना हेल्दी के नाम पर भी अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हैं। हेल्दी के नाम पे अनहेल्दी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ओट्स की बात करता हूँ मैं, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ बस। अब ओट्स में जो आपके प्रॉपर अनरिफाइंड ओट्स आ रहे हैं, जो बिल्कुल अनफ्लेवर्ड वाले सिंपल ओट्स हैं, सादे ओट्स, वो तो यहाँ पे आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाएंगे भरपूर मात्रा में। लेकिन यहीं पर लोग क्या करते हैं, खाने को मसाला ओट्स से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं कि भाई मसाला ओट्स यहाँ पर दिखाया जा रहा है मार्केट में एक हेल्दी ऑप्शन है। लेकिन आप रियलिटी में देखना, उसके पीछे चेक करना क्या रियलिटी में वो एक हेल्दी ऑप्शन है। मसाला ओट्स को चेक करोगे दोस्तों तो उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल माल्टोडेक्स्ट्रिन, जो कि हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, ऐसी बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ें मिली हुई हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पर हेल्दी के नाम पर कुछ नहीं है उसके अंदर में, ठीक है। अब जो हेल्दी खाना चाहता है वो चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा है, वो तो यहाँ पर फंस रहा है जाल में। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग हेल्दी खाना भी नहीं चाहते। जो न्यूट्रिशन है लोगों का वो ख़राब हो चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से जो मोटापा है, ऑब्वियस सी बात है, वो इंक्रीज हो रहा है। और मोटापा बढ़ने का पता है एक और रीज़न भी है। चलो खा रहे हो, ठीक है, अगर खाने के बाद में उल्टा सीधा खा भी लिया, लेकिन उतना काम कर लिया, उतना वर्कआउट कर लिया, तो वो सब कह सकते हो कि ख़त्म होना चाहिए था बॉडी से, बॉडी में स्टोर ही नहीं होना चाहिए था। रीज़न यहाँ पर स्टोर होने का यह है कि फिजिकल एक्टिविटी लोगों की कम हो चुकी है। ये भी रियलिटी है बिल्कुल। भाई लोग अब क्या है, बाहर ना जा पाते हैं खेलने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है। एक ही जगह पर चेयर पर सुबह से बैठकर अपना काम निपटाने के बाद में सीधा यहाँ पर फिर सो गए, फिर बेड पर आ गए, फिर टीवी देखने लगे, फिर चेयर पर बैठ गए, फिर बेड पर बैठ गए। इस तरीके से यहाँ पर पूरा दिन चल रहा है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, बट खाना यहाँ पर रेगुलर चल रहा है। तो इसके बेसिस पर भी जो दोस्तों फैट है या ओबेसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है। एक चीज़ और है, स्क्रीन टाइम लोगों का बढ़ चुका है बहुत। पहले तो हाथ में मोबाइल होना चाहिए रेगुलर बेसिस पर, थोड़े थोड़ी देर में हाथ में मोबाइल रहेगा तो खोल खोल कर देखना है। और मान लो यहाँ पर मोबाइल में चार्जिंग खत्म हो गई तो टीवी देखना है, टीवी लाइट चली गई तो यहाँ पर फिर मोबाइल देखना है। तो इस तरीके से स्क्रीन टाइम जो है वो लगातार इंक्रीज हो गया है। और इसके होने की वजह से लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो चुकी है। फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से लोगों का जो वज़न है वो भी यहाँ पर बढ़ता चले जा रहा है।
बाकी कई बार जेनेटिक्स भी मैटर करते हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स स्पेशली वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब महिलाओं में यहाँ पर ये जो मोटापा है ये ज़्यादा देखने को मिला पुरुष के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो महिलाओं की जब हम बात कर रहे हैं तो वो उनके लिए भी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो काफ़ी मुश्किल हो जा रही है। हेल्दी फूड यहाँ पर वो एक्सेस नहीं कर पा रही हैं, या फिर अपने फैमिली को न्यूट्रिशन नीड्स की सबसे पहली रिक्वायरमेंट वो समझती हैं। स्पेशली अगर हम अपनी मदर की बात करें तो हमारी जो माएँ हैं वो यहाँ पर सबसे पहले मेरे बच्चे का न्यूट्रिशन पूरा होना चाहिए, मेरे बच्चे को यहाँ पर प्रॉपर खाना मिलना चाहिए। ठीक है, तो अक्सर यहाँ पर अपनी फैमिली मेम्बर्स की जो न्यूट्रिशन है उसको यहाँ पर पूरा करने लगती हैं, तो अपना न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रख पाती हैं। ठीक है, हेल्थ केयर प्रॉपरली यहाँ पर नहीं हो पा रहा है उनका, प्लस यहाँ पर ज़्यादा इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा बायोलॉजिकल फैक्टर भी है। कई बार महिला एक प्रेगनेंसी से गुजर रही होती है, उसके बाद वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। असल में पूरी ज़िंदगी यहाँ पर मोटापा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर जैसे ही प्रेगनेंसी वाला स्टेज आया, ठीक है, एक बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद मोटापा होना शुरू हो गया। तो ऐसे कई सारे यहाँ पर फैक्टर्स आपको दोस्तों देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से स्पेशली यहाँ पर फीमेल के अंदर में थोड़ा ज़्यादा मोटापा है एज़ कम्पेयर टू द मेल। क्लियर? चलिए अब इस टॉपिक को साइड में करते हैं, आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में। जीएस पेपर नंबर 3 एग्रीकल्चर एनवायरमेंट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली गवर्नमेंट ने इस डेटा को मेंशन कर रखा है, पीआईबी पर ये हमारा आर्टिकल छपा हुआ है। बात यह है कि कैबिनेट ने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स को अप्रूव कर दिया है, एनबीएस को अप्रूव किया है। स्पेशली किस चीज़ के लिए? जो खारिफ सीजन की फसलें हैं, स्पेशली यहाँ पर फॉस्फेटिक हो गया, पोटासिक हो गया। तो फॉस्फेटिक और पोटासिक जो फर्टिलाइजर्स हैं दोस्तों, इनके ऊपर अभी के लिए कुछ समय के लिए कह सकते हो जो ये सब्सिडी है इसको भारत सरकार ने अप्रूवल दिया, यानी कि कुछ खादों के ऊपर में सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाएगी, ये कहना है। अब इसी के बेसिस पर एग्जामिनेशन के लिए हमारे लिए जो ये न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी होती है ये क्या होती है ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी फर्टिलाइजर्स का पूरा स्टेटस वो भी जानेंगे ही, साथ ही साथ में वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो न्यूज़ यहाँ पे आपको पता चली चुकी है। हाल ही में यहाँ पर हमारी सरकार ने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के जो रेट्स हैं वो यहाँ पर अप्रूव कर दिए हैं फॉस्फेटिक और पोटेसिक वाले फर्टिलाइजर्स के लिए। आप दोस्तों जो फर्टिलाइजर्स होता है यानी जो ये खाद होती है ये हमारे खेतों में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है फसल की सही प्रोडक्शन के लिए, सही ग्रोथ के लिए। ठीक है, अच्छी खासी मात्रा में प्रोडक्शन करना है, ग्रोथ अच्छी लगानी है, तो उसके लिए यहाँ पर खाद होना ज़रूरी है, हमारी फसल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। अब इस खाद में कई सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग प्रकार की यहाँ पर खाद, यूरिया वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंडिया में स्पेशली, है ना। तो उन्हीं के लिए एक स्कीम है जिसका नाम है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। ये जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है ना, सब्सिडी आपको पता है गवर्नमेंट यहाँ पर एक छूट दे रही होती है, तो फार्मर्स को सब्सिडी मिलती है। लेकिन ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी वो है जहाँ पर फर्टिलाइजर्स के अंदर जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, जो खाद होगा, खाद में जितने ज़्यादा पोषण होंगे उतना बढ़िया यहाँ पर सब्सिडी दिया जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है ये क्या करता है, हमारे फर्टिलाइजर्स को कवर करता है, वो फर्टिलाइजर्स जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश या सल्फर यहाँ पर होता है, या इन चीज़ों के ऊपर बेस्ड यहाँ पर कह सकते हो कि वो खाद अगर तैयार किया जाता है, तो ऐसे खाद को ये प्रोग्राम कवर करता है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया जो फर्टिलाइजर्स हैं, अगर इनमें थोड़े और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बढ़ा दो, जिंक, मॉलिब्डेनम, ऐसी और भी चीज़ें बढ़ा दो, तो इसके बेसिस पर जो सब्सिडीज़ है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ज़्यादा यहाँ पर गवर्नमेंट की साइड से छूट मिलती है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी दोस्तों। अब इस पूरे जो हमारा ये पूरा सब्सिडी स्कीम जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी प्रोग्राम की, इसके नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मंत्रालय है वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इसी के अंडर में ये पूरा का पूरा प्रोग्राम काम करता है। अब इंडिया में खाद के ऊपर जो ये छूट दी जा रही है गवर्नमेंट की साइड से, सब्सिडी दी जा रही है, जैसे आप देख पाओगे सिलेंडर्स पर सब्सिडी दी जाती है, ठीक है, कई सारे सेक्शन में। तो वैसे यहाँ पर फर्टिलाइज़र के केस में जो सब्सिडी है इसकी शुरुआत होती है 1976 से। 1976 में पहले एक फिक्स्ड सब्सिडी दी जाती थी, फिर 1977 के अंदर में रिटेंशन प्राइस स्कीम आया, 1991 में डी कंट्रोल ऑफ प्राइसेस हो गया, देन उसके बाद में 2003 में नई प्राइसिंग स्कीम आई, 2018 में न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम आ गया, न्यूट्रिशन के बेसिस पर यहाँ पर सब्सिडी देने की बात की गई। ठीक है, अब जब भी दोस्तों हम फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, अपने खाद की बात करते हैं जिसका खेतों में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ होने ज़रूरी हैं। फसलों को बढ़ाने के लिए स्पेशली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमको और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ सिंपल सा, हमारी एक बॉडी है, ह्यूमन बीइंग की एक बॉडी है, आपकी शरीर है, आपके शरीर को भी दोस्तों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिसकी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। ठीक है,
जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी बॉडी को पूरे दिन एनर्जाइज रखने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट लेने पड़ेंगे, कार्ब्स खाने पड़ेंगे, ठीक है। मसल बिल्ड के लिए हमें प्रोटीन लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हेल्दी फैट्स लेने पड़ेंगे। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे मल्टी वाइटामिन्स वगैरह हो गए। तो ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, रिक्वायरमेंट हर चीज़ की हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए। वैसे यहाँ पर इन खाद के साथ में भी, फर्टिलाइज़र के साथ में भी है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं। जब बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में, तो ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है फसलों को, जिसमें कि यहाँ पर आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर एंड मैग्नीशियम। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाता है हमारा कॉपर, जिंक, बोरोन, मैंगनीज, आयरन एंड मोलिब्डेनम, क्लोराइड। तो इस तरीके की चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैक्रो और माइक्रो के बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब माइक्रो और मैक्रो को तो साइड में करो। दूसरी बात अगर आप ये देखोगे तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र, सबसे ज़्यादा खाद जो इस्तेमाल किया जाता है वो है यूरिया। यूरिया जो बेसिकली दानेदार होता है, सफ़ेद कलर का, कोई फोटो लगा है, हाँ ये आप देख पाओगे, ये यूरिया है। इसका यूज़ आज भी सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा इंडियंस इसी यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। और इंडिया में फर्टिलाइज़र बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल होता है। अगर आप देखोगे तो इंडिया 55 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स को हर साल इस्तेमाल करता है। इंडिया दुनिया का दूसरा फर्टिलाइज़र कंज्यूमर वाला देश आपको देखने को मिलेगा। अब इसी के बेसिस पर यहाँ पे जो ये गवर्नमेंट है वो सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करवाती है, ताकि फार्मर्स को ये जो फर्टिलाइज़र है, जो खाद है, वो थोड़ा सस्ता मिल जाए, ठीक है। ताकि गवर्नमेंट इस पर सपोर्ट करती है ऐसे सब्सिडी के फॉर्म में। कई बार ये सब्सिडी जो है डायरेक्टली बेनिफिट फर्टिलाइज़र जो फर्म्स हैं, है ना, उनके ऊपर, उन कंपनियों को दिया जाता है कई बार डायरेक्ट सब्सिडी। लेकिन वो जो फर्म है वो यहाँ पर किसानों को थोड़ा सस्ते दाम में वो जो खाद है वो प्रोवाइड करवा रही होती हैं। तो उसके लिए यहाँ पर इन फर्म्स को यहाँ पर बेनिफिट दिए जाते हैं, ठीक है। कई बार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, जहाँ पर डायरेक्टली अकाउंट्स के अंदर में जो ये पेमेंट है वो गवर्नमेंट की साइड से दिया जाता है। तो फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ की यहाँ पर ये सारी की सारी जो बातें हैं वो हो चुकी हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई दोस्तों। चलिए आते हैं एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ये भी हमारे पीआई में मैंशनड है डायरेक्टली, यहाँ पर ये भी गवर्नमेंट ने मेंशन कर रखा है। हमारी सरकार ने अभी एक रॉयल्टी रेट को अप्रूव कर दिया है। रॉयल्टी रेट्स अप्रूव कर दिए गए हैं 12 अलग अलग इंपॉर्टेंट मिनरल्स के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको जितना इंपॉर्टेंट मार्क कर सको प्लीज़ मार्क कर लेना। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक महीने बाद चर्चाओं में लगातार बन रहा है। तो सरकार ने रॉयल्टी रेट्स अप्रूव कर दिए हैं 12 अलग अलग मिनरल्स की खदान के लिए, उसके खनन के लिए स्पेशली। और वो 12 मिनरल्स कौन कौन से हैं? बेरिलियम, कैडमियम, कोबाल्ट, गैलियम, इंडियम, रेनियम, सेलेनियम, टैंटलम, टेलुरियम, टाइटेनियम, टंगस्टन एंड वैनेडियम। ये इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स हैं। क्या होते हैं क्रिटिकल मिनरल वो भी आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो खबर क्या, ये तो आपको पता चल गई। अब चलो डायरेक्टली समझते हैं क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। क्रिटिकल मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी खनिज पदार्थ हमारे। ज़्यादा ज़रूरी मतलब ये मिनरल्स वो हैं जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर यहाँ पर ये कंट्रीब्यूट करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। अब ये इसमें कई सारी चीज़ें, जिससे यहाँ पर साइकिल बनाई जा रही है, मेटल्स बनाए जा रहे हैं, एरोप्लेन बनाए जा रहे हैं, बैटरीज बनाई जा रही हैं, ये सब हमारे क्या है क्रिटिकल मिनरल्स। इन सब चीज़ों का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इन क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन में, डिफेंस में, टेलीकम्युनिकेशन, हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स सभी जगह पर होता है। और यहाँ पर ये पैरा ना, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लो, कैसा भी करो, लिख लो, कुछ भी करो, बट ये ध्यान रखना इस पैरा को। अब इंडिया के लिए पता है 30 इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स हैं। भारत के पास में भारत के लिए 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये आपको खनिज पदार्थ देखने को मिलेंगे। और 30 मैं 3 बोल रहा हूँ ना, 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट है इंडिया के लिए। और इस लिस्ट को यहाँ पर अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के थ्रू दिया गया है। और वो 30 क्रिटिकल मिनरल्स भारत को ज़रूरत है, वो कौन कौन से 30 क्रिटिकल मिनरल्स है उसमें है एंटीमोनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, उसके बाद मोलिब्डेनम, नायोबियम, निकेल, पीजी, फास्फोरस, पोटाश, आरी, यूरेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंशियम, टैंटलम, टेलुरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वेनेडियम, जिरकॉनियम, सेलेनियम, कैडमियम। ये कुछ 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं इंडिया के लिए दोस्तों, ठीक है। ये मिनरल्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। बट जैसे मैंने यहाँ पर बोला, अभी न्यूज़ में आपने पढ़ा, सरकार ने अभी 12 अलग अलग जो मिनरल्स हैं इनकी खनन के लिए रॉयल्टी रेट्स को अप्रूवल दे दिया है।
सवाल यह है रॉयल्टी रेट्स क्या होती हैं। रॉयल्टी रेट्स बेसिकली एक फ़ीस होती है जो कि सरकार को दी जाती है। सरकार ने अप्रूवल दिया है, उसके बेसिस पर यहाँ पर गवर्नमेंट को एक तरीके से यहाँ पर एक फ़ीस, एक रॉयल्टी फ़ीस दी जाती है। ठीक है, अब यहीं पर ना ध्यान रखना, जो ये मिनरल्स हैं इनको हम क्या करते हैं, कई सारे मिनरल्स को इनकी जो लिस्ट है उससे बाहर निकालते हैं ताकि उसके ऊपर में प्रॉपर बिक्री हो सके, नीलामी की जा सके, है ना, उन खदानों की। तो ऐसा भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। फिलहाल एक चीज़ यहाँ पर आपको जो ध्यान में रखनी है, जो ये पूरा का पूरा मिनरल सेक्टर है इंडिया का, जितना भी यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास में एक प्रॉपर लॉ है दोस्तों, कानून है। उस कानून का नाम है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। मैं आपको बताऊं तो पिछले साल 2023 में ही दोस्तों इस वाले कानून में एक बदलाव किया गया था। उससे पहले भी हमारे पास में एक लॉ था, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। इसी वाले लॉ के अंदर में चेंजेस करे गए थे, बदलाव करे गए थे। कहने का मतलब है अमेंडमेंट किया गया था, और अमेंडमेंट करने के बाद में ये हमारे पास में एक नया पर्टिकुलर लॉ आया। ठीक है, अगर आप पुराना वाला 1957 का कानून देखोगे तो यहाँ पर कह सकते हो एक 7 शेड्यूल की लिस्ट थी, और ये पर्टिकुलर लॉ के अंदर में 29 मिनरल्स, 29 मिनरल्स थे जिनको यहाँ पर दोस्तों रखा गया था, जिसके लिए यहाँ पर कह सकते हो जिन मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के लिए जो लाइसेंस है वो यहाँ पर दिया जाता था। ठीक है, इसमें से कुछ मिनरल्स ऐसे थे जिनको एटॉमिक मिनरल की लिस्ट में रखा हुआ था, बेरिलियम, बेरिल, उसके अलावा नायोबियम, लिथियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, ये सब एटॉमिक लिस्ट में थे। ठीक है, जबकि अगर आप देखोगे तो पिछले साल जो बदलाव हुआ इस पुराने वाले कानून में, यहाँ पर बोला गया जो ये एक्ट है इसने कई सारे मिनरल्स को रिमूव कर दिया, जैसे बेरिलियम, बेरिल, लिथियम, नायोबियम, टाइटेनियम, टैंटलम एंड जिरकोनियम। इनको यहाँ पे लिस्ट ऑफ एटॉमिक मिनरल्स से हटा ही दिया। इस वाली लिस्ट से यहाँ पर इन सब मिनरल्स को हटा दिया 2023 वाले कानून में, और बोला गया कि अब क्या होगा, इन वाले मिनरल्स की जो माइनिंग है, अगर इनका कहीं पर खनन करना है, खुदाई करके उसको निकालना है, एक्सप्लोरेशन करना है, तो ये सारे के सारे मिनरल्स के जो सेक्टर हैं वो प्राइवेट सेक्टर को सौंपे जा सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर को तभी सौंपे जाएंगे जब इसको एटॉमिक मिनरल की लिस्ट से निकाला जाएगा। लेकिन पुराने वाले कानून में इन मिनरल्स को एटॉमिक मिनरल की लिस्ट में रखा हुआ था, है ना, तो इस वजह से यहाँ पर इनके ऊपर कोई ऐसा कह सकते हो प्राइवेट सेक्टर को काम सौंपा ही नहीं जा सकता था। बट अब 2023 में जो बदलाव हुआ था उसके बेसिस पर प्राइवेट सेक्टर को भी काम सौंपा जा सकता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहीं पर 5 साल का लाइसेंस यहाँ पर दिया जा सकता है, लाइसेंस यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए ग्रांट किया जा सकता है। और यहीं पर अगर आप देखोगे तो कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस को छोड़कर ज़्यादातर जो पावर्स हुआ करती थी पुराने वाले लॉ के हिसाब से, वो केंद्र सरकार के पास में हुआ करती थी। स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबल हुआ करती थी कि वो यहाँ पर किसी भी खदान है कहीं पर तो उसकी नीलामी वगैरह कर सके। जबकि जो नया वाला कानून है जिसके अंदर बदलाव हुआ, जिसमें मतलब हमने पुराने वाले में बदलाव करके जो एक नया कानून यहाँ पर मेंशन किया है, इसमें बोला गया कि जो ज़्यादातर पावर्स है हमारी केंद्र सरकार के पास में रहेंगी, यूनियन गवर्नमेंट के पास में रहेगी। यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पर सारा लाइसेंसिंग वगैरह का काम करेगी, किसी खदान को रेंट पर देना है किसी प्राइवेट सेक्टर को, है ना, तो वो सब काम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। तो ये ऐसे कुछ बदलाव हो गए थे दोस्तों। तो पुराने वाले लॉ में स्टेट गवर्नमेंट का रोल था, बट नए वाले में सेंट्रल गवर्नमेंट को एक इंपॉर्टेंट रोल दिया गया। क्लियर, चलिए आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। यह भी हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में मेंशन्ड है। ये एक फ़ोटो बेसिकली अखबार में छपा हुआ है, फ़ोटो है थैयम का। ये जो आप देख पा रहे हो कई सारे आर्टिस्ट हैं डांस परफॉर्म कर रहे हैं। इस पूरे रिचुअल इवेंट को हम क्या नाम देते हैं, थैयम। ये एक थैयम है जो रिसेंटली यहाँ पर केरला के अंदर में परफॉर्म किया गया, जिस वजह से ये जो फोटोज़ वगैरह वो वायरल हुई हैं। तो स्पेशली यहाँ पर ये जो टॉपिक है वो जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैयम क्या है, केरला का एक बहुत ही रिचुअलिस्टिक डांस ऑफ गॉड्स। ठीक है, आओ जानते हैं। तो एक रिचुअलिस्टिक डांस है जिसको केरला के स्पेशली ऊपर वाले पोर्शन, नदन वाले पोर्शन में परफॉर्म किया जाता है। और केरला के साथ साथ कर्नाटका के भी काफ़ी सारी जगह में दोस्तों इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। अब जो ये डांस है, ये कह सकते हो जो लोकल मंदिर हैं आसपास के, वहाँ पर ज़्यादातर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल उनके लिए ये माना जाता है। ये पूरी प्रैक्टिस कर्नाटका के अंदर जो भूता कोला होती है उसी की तरह है। भूता कोला आप समझ रहे होंगे, एक मूवी यार बनी हुई थी ना जो हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में थी, पिछले साल जो मूवी आई थी यार, मूवी ध्यान नहीं आ रही, हाँ कंतारा, है ना, कंतारा मूवी जो देखी होगी, वो बेसिकली भूता कोला के ऊपर है ना। तो उसी प्रकार की जो सिमिलर प्रैक्टिस है वही यहाँ पर आपको ये देखने को मिलती है थैयम। तो थैयम भी भूता कोला की तरह है। अब थैयम वाले डांस में यहाँ पे आप देख पाओगे म्यूज़िक है, डांस है ना, जो हमारे कह सकते हो कि
डीटीज़ वगैरह हैं उनका यहाँ पर मेंशन्ड आपको देखने को मिलेगा, उनका इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब जो भी डांस परफॉर्म किया जाता है थय्यम के अंदर में दोस्तों, इनका एक विषय होता है, एक थीम होता है। थीम बेसिकली वैष्णविज्म में हो सकता है, शक्तिज्म में हो सकता है, शैविज्म में हो सकता है, विष्णु जी से संबंधित, शिव जी से संबंधित, इस तरीके के जो थीम्स है वो यहाँ पर डांस में होते हैं। अब ये डांस परफॉर्म कौन करता है? ज़्यादातर यहाँ पर जो पुरुष हैं वही यहाँ पर इस डांस को परफॉर्म करते हैं। लेकिन दोस्तों थय्यम में भी दो प्रकार के थय्यम होते हैं। एक तो थय्यम हो गया जिसको पुरुष परफॉर्म करते हैं, एक यहीं पर होता है देवाकूथु थय्यम। ध्यान रखना, देवाकूथु थय्यम इकलौता थय्यम है जिसको महिलाएं परफॉर्म करती हैं इस रिचुअल को, नहीं तो फिर जो नॉर्मल थय्यम है इसको पुरुष परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, इस तरीके से ध्यान रखना होगा। फीचर्स की बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर डांस के अंदर में आप देखोगे तो एक बहुत सुंदर सा जो एक अटायर है वो यहाँ पर पहना जाता है। सर के ऊपर में एक बहुत बड़ा सा हेड गियर, एक मुकुट सा आपको ये देखने को मिल जाएगा। कॉस्ट्यूम्स थोड़े यूनिक सा आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। ठीक है, और मेन अट्रैक्शन अगर आप देखोगे तो इस डांस में सबसे बड़ा हेड गियर ही सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है। यह हेड गियर जिसको यहाँ पर मूडी के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। बाकी फेशियल और बॉडी के ऊपर कई सारे मेकअप का इस्तेमाल किया जाता है, और मेकअप के लिए भी जो भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं वो इंग्रेडिएंट्स बेसिकली नेचुरल होते हैं। ठीक है, मेकअप में कोई ऐसा नहीं आर्टिफिशियल चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाती है। फॉर एग्जांपल जब रेड कलर का यूज़ किया जाता है इस डांस में, तो रेड कलर कहाँ से लिया जाता है? तो दोस्तों रेड कलर को लाया जाता है टर्मरिक और साथ ही साथ में जो लाइम स्टोन होता है उसका एक मिक्सचर तैयार करके। ब्लैक कलर लाते हैं जो हमारी चावल होती है, चावल की जो भूसी है उसको जला देंगे, वो काली हो जाएगी, उसमें गोले का तेल डाल देंगे तो उससे यहाँ पर ब्लैक कलर मिल जाता है। वाइट कलर चावल के पेस्ट से आता है। येलो कलर सीधा हल्दी से लिया जाता है। तो इस तरीके के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं मेकअप के लिए, कलरिंग के लिए इस पूरे डांस में। और थय्यम के जब प्रकार की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको 400 से ज़्यादा अलग अलग थय्यम देखने को मिलेंगे, और इसमें से सबसे जो पॉपुलर थय्यम है वो है चामुंडी थय्यम। ठीक है, ये एक पॉपुलर नदन मालाबार रीजन के अंदर में काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है, स्पेशली केरला के अंदर में। ठीक है, तो ये हो गया चामुंडी थय्यम। चामुंडी के अलावा दोस्तों एक थय्यम होता है विष्णु मूर्ति थय्यम। ये भी एक मोस्ट पॉपुलर वैष्णव थय्यम है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टोरी दिखाई जाती है, जो पूरा डांस परफॉर्म होता है उसमें बेसिकली जो हिरण्यकश्यप की डेथ हुई थी, और वो हिरण्यकश्यप की डेथ लॉर्ड विष्णु जी के थ्रू यहाँ पर हुई थी। लॉर्ड विष्णु जी ने यहाँ पर मारा था नरसिम्हा का अवतार लेकर। तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर दिखाया जाता है इस वैष्णव थय्यम के अंदर में। फिर एक और चीज़ आती है, एक और है, वो है गुलिकन। तो गुलिकन बेसिकली यहाँ पर माना जाता है यम के एक कह सकते हो कि अवतार हैं। यम बेसिकली यहाँ पर कह सकते हो गॉड ऑफ डेथ, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं, यमराज की यहाँ पर बात की जा रही है। फिर एक और थय्यम होता है जिसका नाम है कुति चतनम। अब कुति चतन की जब बात करते हैं तो ये थय्यम है ब्राह्मण कास्ट के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों थय्यम के अलग अलग प्रकार हैं, जिसमें से मोस्ट पॉपुलर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको लेकर क्वेश्चंस बन सकते हैं। उन क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। इन चारों के बारे में ज़रूर से आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं उसके बाद में एक और रेलेवेंट आर्टिकल पर। ये वाला टॉपिक जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात हो रही है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दोस्तों एक नए डिस्कवर्ड सी स्लग का जो नाम है वो हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर रखा है। ठीक है, एक सी स्लग यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे समुद्र में मछली पाई जाती है उस प्रकार का यहाँ पर एक और आपको प्रजाति देखने को मिलेगी जिसकी कोई रीढ़ की हड्डी वगैरह नहीं होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं सी स्लग। तो इसका नाम जो है द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर रखा गया है। ठीक है, अब जो ये नई स्पीशी फाउंड की गई है और इसका वैसे जो नाम रख दिया गया है वो है मेलानोक्लेमिस द्रौपदी। ठीक है, एक हेड शील्ड शीर्षक देखने को मिल जाएगा जिसके सर के ऊपर इस तरीके से एक शील्ड बनी हुई है। ठीक है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिलीज़ की है। तो ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बॉडी भी बन जाएगी, बाकी इसके बारे में आपने पता भी होना चाहिए। चलिए, मामला क्या है वो आपको समझ में आया। अब ज़रा इस सी स्लग के बारे में जान लेते हैं। क्या है आखिरकार ये मेलानोक्लेमिस द्रौपदी? इसकी डिस्कवरी कहाँ पर हुई है? पहला पॉइंट, इसकी डिस्कवरी हुई है वेस्ट बंगाल के अंदर दीघा में। ठीक है, वहाँ पे इसको खोजा गया। फीचर्स की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक शॉर्ट सा एक छोटा सा सिलेंड्रिकल बॉडी यहाँ पर नज़र आती है। सर के ऊपर में एक यूनिक सा शील्ड बना हुआ है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है सी स्लग के। फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे तो एक बहुत ही छोटा सा इन्वर्टिब्रेट है जिसकी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है, मुलायम से यहाँ पर ये एनिमल देखने को मिलेगा। ठीक है, लगभग 7 mm लंबा यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक रेड कलर का स्पॉट यहाँ पर इसके ऊपर प्रेजेंट है। इसके बॉडी के अंदर में एक शेल प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगा।
साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एनिमल है ये एक प्रकार का हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट कौन से होते हैं? हर्माफ्रोडाइट बेसिकली यहाँ पर कह सकते हो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, दोनों ही ऑर्गन्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ऐसा यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, दोनों ही मेल और फीमेल गैमीट्स को यहाँ पर ये कह सकते हो कि बिलोंग करते हैं। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर इनके पास में होती है। तो बाकी जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो नवंबर और जनवरी के बीच में यहाँ पर ये रिप्रोड्यूस करते हैं। हैबिटेट की यहाँ पर बात की जाएगी तो ज़्यादातर जो स्पेशली यहाँ पर हमारे समुद्र वाला रीजन है उसके अंदर देखने को मिलते हैं, या फिर जो सैंडी बीचेस हैं जो है ना आसपास, उस बीचेस के आसपास यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो ज़्यादातर ये इंडियन ओशन के अंदर में है। इंडियन ओशन के अलावा गल्फ ऑफ थाईलैंड हो गया, वेस्ट बंगाल के आसपास का जो तट वाला रीजन हो गया, ओडिशा के आसपास का तट वाला रीजन हो गया, वहाँ पर ये जो सी स्लगन की स्पीशीज़ देखने को मिलती है। नाउ तो इस स्पीशी के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो तो आपको पता चल गई, बट यहीं पर आपको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी पता होना चाहिए कि आखिरकार ये बॉडी क्या है जिसने यहाँ पर इसकी डिस्कवरी की है और इस तरीके का नाम दिया है। तो दोस्तों जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर आने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कौन से मंत्रालय के अंदर आती है, तो यह है उसका मंत्रालय का नाम। यह बॉडी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मेन काम है, जो भी यहाँ पे अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स हैं स्पेशली, है ना, उनको यहाँ पर डिटेल से उनकी स्टडी करना, उनके बारे में और ज़्यादा एक्सप्लोर करना। ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बनाया गया था 1916 में। ठीक है, बाकी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में। ध्यान रखिएगा, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जा सकती हैं। क्लियर? ना आते हैं एक और टॉपिक पर। अब दोस्तों ये वाला जो न्यूज़ आर्टिकल है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो द हिंदू के साथ साथ इसको इंडियन एक्सप्रेस में भी कवर किया गया है। ये आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, लेकिन उसके साथ साथ देख पाओगे द हिंदू ने भी यहाँ पर इसके बारे में चर्चा की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया है देश के पहले खुद का बनाया हुआ हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी का। हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी क्या होती है? फेरी इस प्रकार का यहाँ पर दोस्तों एक बोट होता है जो कि इधर से उधर ट्रैवल करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, बट ये जो फेरी है इसको जो पावर मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी? हाइड्रोजन से पावर मिलेगी। 50 पैसेंजर्स को यहाँ पर ये इधर से उधर कैरी कर सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर सकता है रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में, तो क्वेश्चन बन सकता है इसके बारे में। तो भारत का पहला खुद का बनाया हुआ हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी, पता होना चाहिए इसके बारे में। चलिए, तो दोस्तों ये जो बोट तैयार की गई है इसकी मैन्युफैक्चरिंग की है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है। एक इनिशिएटिव के अंडर में ये सारा काम किया गया, उस इनिशिएटिव का नाम है हरित नौका इनिशिएटिव। नाउ अब बात करते हैं पहले यहाँ पर इस फेरी के फीचर्स के बारे में। इसका डिज़ाइन अगर आप देखोगे तो 24 मीटर का यहाँ पर ये पूरा तैयार किया गया है। 50 लोग इसमें रह सकते हैं। एयर कंडीशनड पूरा का पूरा एरिया देखने को मिल जाएगा जहाँ पर पैसेंजर बैठते हैं। इसको बनाया गया हाई क्वालिटी के फाइबर ग्लास और भी कई सारे मटेरियल का यूज़ करके। बाकी इसकी पावर की बात करेंगे तो ये जो बोट है ये 50 किलोवाट प्रोटॉन एक्सचेंज मैम्ब्रेन फ्यूल सेल का यूज़ करेगा, और इस फ्यूल सेल के साथ साथ इसमें लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरीज का भी यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसका जो मेन एनर्जी का सोर्स होगा, ये नाव चलेगी कैसे? ये जो बोट है इसके अंदर में 5 अलग अलग हाइड्रोजन सिलेंडर्स लगाए गए हैं। ठीक है, तो उन हाइड्रोजन सिलेंडर्स की अगर पावर देखोगे तो लगभग इस बोट के ऊपर में 40 किलोग्राम के आसपास हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो 40 किलोग्राम जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा ये लगातार इस बोट को 8 घंटे तक चलने की पावर दे सकता है। इस वेसल में दोस्तों 3 किलोवाट का एक सोलर पैनल भी लगाया गया है ताकि सूर्य से भी एनर्जी को जनरेट कर सके। और पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है, हाइड्रोजन सिलेंडर लगे हुए हैं, हाइड्रोजन से ये चलेगा, तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे अगर आप देखोगे पेट्रोल वाली गाड़ी या डीजल वाली गाड़ी, जब पेट्रोल वाली गाड़ी होती है जब वो चलती है, जब पेट्रोल जलता है तो उससे क्या होता है? प्रदूषण होता है। लेकिन उसी हाइड्रोजन में, उसी केस में देखोगे हाइड्रोजन को अगर आप जला दोगे एनवायरमेंट में तो क्या निकलेगा? पानी निकलता है उसमें से। तो दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन को जला दोगे तो पानी में बदल जाएगा। तो यहीं पर वही किस्सा देखने को मिलेगा। ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बोट्स को तैयार किया गया है, ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें एक ऐसे केमिकल एनर्जी देखने को मिलेगी जिसमें हाइड्रोजन तो जलेगा, हाइड्रोजन का यूज से ये पूरा बोट चलेगा, लेकिन इसमें से क्या निकलेगा? पोल्यूशन की बजाय प्योर वाटर निकलेगा। इसमें कोई भी प्रदूषण रिलीज नहीं होगा, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा था। अब सवाल यह है इस बोट का इंपॉर्टेंस क्या होगा? नंबर 1 इंपॉर्टेंस यह है भैया ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, सबसे बड़ी बात। इसमें ना कोई पोल्यूशन हो रहा है, ना कि शोर शराबा हो रहा है, तो ना ही कोई वाटर पोल्यूशन है, ना ही कोई नॉइस पोल्यूशन है, स्मूथ तरीके से यहाँ पर चल रहा है।
दूसरा यहाँ पर इसको मेंटेन करने का जो कॉस्ट है वो भी कम लगता है, ये भी इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। लेकिन अब इन सब चीज़ों को हटाओ, ये हमने बोर्ड की पूरी कहानी पढ़ी, लेकिन इस बोर्ड को तैयार किया गया है हरित नौका इनिशिएटिव के अंडर में। तो ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव क्या है, इस इनिशिएटिव के बारे में बेसिक जानकारी तो हमें होनी ही चाहिए। तो दोस्तों बताया जाता है कि जनवरी 2024 के अंदर में जो शिपिंग मिनिस्ट्री है, इन्होंने हरित नौका गाइडलाइंस जो हैं इसको अनवील किया था हमारे जहाज़ों के लिए। तो जनवरी 2024 में गाइडलाइंस आई। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बताया गया कि जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, उनका मेन मकसद है कि वो ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल करें अपने पानी वाले रास्ते के अंदर में, ठीक है, जिससे यहाँ पे जो पोल्यूशन है उसको रोका जा सके। तो 50% तक पहले ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल करना है, फिर आने वाले 10 सालों में 100% तक ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल करना है। 2045 तक 100% तक हमें यहाँ पर वाटर के अंदर जो पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको रोकना है। इसका मेन मकसद यही है कि भैया जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहा है इसको कम से कम किया जाए, जितनी कोशिश हो उतना कम हो सके। ठीक है, ये बात दोस्तों आपको क्लियर हो गई। आई होप आपको बड़े अच्छे से यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो मैटर है वो समझ में आ चुका है ना। चलिए आते हैं उसके बाद में आज के एडिटोरियल सेक्शन पर। आज के हमारे द हिंदू के अखबार में 2-3 एडिटोरियल हैं, लेकिन सब इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल एकलौता एडिटोरियल इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये वाला है, जिसको आप एनवायरमेंट के साथ में लिंक भी कर पाओगे। तो द हिंदू ने इस एडिटोरियल में मेंशन कर रखा है, माउंटेन्स ऑफ प्लास्टिक्स आर चौकिंग द हिमालयन स्टेट्स। ये आप देख पाओगे 4 मार्च का एडिटोरियल है। तो दोस्तों जो ये प्लास्टिक है वो कितनी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनकर आ रहा है हमारे हिमालयन स्टेट्स के लिए, वो यहाँ पर समझाया गया इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में। ये बेसिक चीज़ें ज़रूर से पता होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। राइटर का क्या कहना है? राइटर यहाँ पर ये बोलता है, देखो आज का दोस्तों जो मेंस का क्वेश्चन है ना वो इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। प्लास्टिक यहाँ पर एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि हर जगह पर प्रेजेंट है। ठीक है, हर जगह पर आपको प्लास्टिक देखने को मिल जाता है। ह्यूमन लंग्स में भी यहाँ पर प्लास्टिक पाया जा रहा है, और प्लास्टिक का एक छोटा रूप आ चुका है माइक्रो प्लास्टिक। जब यही बड़ा प्लास्टिक टूट टूट कर एनवायरमेंट में छोटे पीस में टूट जाता है तो वो माइक्रो प्लास्टिक कहलाता है। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारे हिमालय माउंटेन्स हैं, रिवर हैं, नदियां हैं, स्ट्रीम्स हैं, सब में ये प्लास्टिक्स प्रेजेंट है। और जो ये माइक्रो प्लास्टिक है लगातार ग्लेशियर्स के अंदर में कह सकते हो कहीं ना कहीं कैप्चर हो जा रहा है। ग्लेशियर्स यहाँ पर अपने अंदर इन माइक्रो प्लास्टिक को संभाले रहे हैं लंबे समय तक, और जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो माइक्रो प्लास्टिक जब पानी भर के बहता है, तो ग्लेशियर जब पिघलते तो पानी बहता है ना, तो ये माइक्रो प्लास्टिक उसी के साथ बहते हैं। और आपको पता है वही ग्लेशियर, वही पहाड़ हमारे लिए ज़रूरी है। वही पहाड़ से पानी आ रहा है, सीधा नदियों में जा रहा है, मेजर रिवर्स में जा रहा है, तो ये छोटा छोटा प्लास्टिक सब नदियों में पहुँचता चले जा रहा है। और इंडिया की बात करेंगे स्पेशली, इसमें अगर आप देखोगे तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा नदी, ये सिस्टम्स अगर आप देखोगे तो ऊपर पहाड़ों से आ रही हैं, और पहाड़ों में प्लास्टिक फैलेगा तो सीधा वो प्लास्टिक नदियों में पहुंचेगा। और जो ये प्लास्टिक का मैनेजमेंट है इंडिया में वो प्रॉपर नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब एक तरफ हम प्लास्टिक पोल्यूशन कर तो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रदूषण कर रहे हैं, लेकिन प्लास्टिक का मैनेजमेंट का प्रोविजन हमारे पास में नहीं है कि भाई किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। अब राइटर ने ये बताया प्लास्टिक पोल्यूशन बढ़ क्यों रहा है, इसके पीछे के कॉजेज क्या हैं। मेन कॉज यहाँ पर है रैपिड एंड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, तेजी से बढ़ता हुआ शहरीकरण। लोग शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन में चेंजेस आ चुके हैं, कंजम्पशन पैटर्न्स लोगों के बदल चुके हैं, प्लास्टिक्स का यूज़ हर चीज़ में यहाँ पर हो रहा है। प्लस लोग घूमने जा रहे हैं हिमालयन रीजन्स में, तो वहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। लोग इतना सारा कचरा जो करकट है वो फैला देते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज़ की साइड से। इस रिपोर्ट ने यह बताया कि अगर आप बात करोगे उत्तराखंड की, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी जो प्लास्टिक्स है इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो चुका है। सभी माउंटेन स्टेट्स, केवल उत्तराखंड की बात नहीं हो रही है, सभी ऐसे राज्य जहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं, सभी में यही सिमिलर सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। इवन हाल ही में जो हमारे एनवायरमेंट की सुरक्षा करने वाली बॉडी है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इन्होंने एक नोटिस भी दिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को, हिमाचल प्रदेश को, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को, डेप्यूटी कमिश्नर लाहौल स्पीति को, सभी जगह पर यहाँ पर मैसेज भेजा कि भैया आप अपने टूरिस्ट को मैनेज करो। टूरिस्ट जो हैं इस तरीके से घूमने जा रहे हैं और वहाँ पर इतना कूड़ा करकट फैला रहे हैं, आपने प्लास्टिक वेस्ट का मैनेजमेंट प्रॉपरली करना ही होगा। ये बात यहाँ पर दोस्तों बताई जा रही है। बट एक चीज़ और, सबसे खतरनाक चीज़ इंडिया में जो देखने को मिल रही है वो है प्लास्टिक का मैनेजमेंट। अगर आप देखोगे राइटर ये बोलते हैं हर साल, अगर आप देखोगे तो हर साल जो अमाउंट ऑफ प्लास्टिक है वो जनरेशन जो है उसका, यानी कि प्लास्टिक जनरेट कितना हो रहा है, जनरेट तो बहुत ज़्यादा हो रहा है,
लेकिन उस कूड़े का मैनेजमेंट कम हो रहा है, तो रेशियो बिगड़ चुका है। और इसी को हम बोलते हैं प्लास्टिक ओवरशूट डे। यानी कि कोई दिन है जिसमें हम प्लास्टिक का जो मैनेजमेंट है, जो भी कूड़े को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है, उसको मैनेजमेंट बोल रहे हैं। तो प्लास्टिक का जो मैनेजमेंट है वो तो कम हो रहा है, लेकिन प्लास्टिक का पोल्यूशन या उसका जनरेशन ज़्यादा हो रहा है। तो एक गैप बढ़ चुका है और इस गैप में इंडिया बहुत ज़्यादा बुरे लेवल पर है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हम लोगों का कूड़ा करकट मिसमैनेजमेंट वाला इंडेक्स होता है, इस मिसमैनेजमेंट के इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग हाई है। मतलब हम बहुत ज़्यादा पीछे रह जा चुके हैं। कीनिया, नाइजीरिया, मोजाम्बिक से भी यहाँ पर पीछे हैं। तो गैप बहुत बड़ा है। यानी हम प्लास्टिक का कंजम्पशन तो ज़्यादा कर रहे हैं, प्लास्टिक का यूज़ तो ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्लास्टिक को सही ठिकाने पे नहीं लगाया जा रहा है। इवन यहाँ पर इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि भारत सरकार ने बोला, वो क्लेम करती है कि वो 60% जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको रिसाइकिल कर रही है ना, उसको रिसाइकिल कर दिए वापस से। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल में बोला जा रहा है कोई इस तरीके से रिसाइकलिंग नहीं हो पा रही है। इवन यहाँ पर बहुत सारा जो प्लास्टिक पोल्यूशन है, जो भी प्लास्टिक्स है, 20% प्लास्टिक को सीधा जला दिया जाता है। तो आप जलाने को रिसाइकिल बोल रहे हो, है ना? जलाने को रिसाइकिल कैसे बोला जा सकता है? रिसाइकिल करने पे तो और बहुत भयंकर प्रदूषण हो रहा है, सॉरी, जलाने पर तो और बहुत भयंकर प्रदूषण हो रहा है, तो उसको रिसाइकलिंग कैसे हम बोलेंगे? यानी कि वैसे तो प्रॉपर मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा कूड़े का, और मैनेजमेंट आप कर रहे हो जला के, तो वो और खतरनाक हो रहा है हमारे एनवायरमेंट के लिए। तो हमारा मैनेजमेंट इंडिया का अभी भी बहुत ज़्यादा खराब है। जबकि इंडिया में लॉज बहुत सारे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी 2022। ऐसे कई सारे आपको यहाँ पर आपको लॉज देखने को मिलेंगे, फ्रेमवर्क्स देखने को मिलेंगे प्लास्टिक मैनेजमेंट के लिए हमारे देश के स्तर पर। बट सिचुएशन क्या है कि हम इन लॉज को अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो ये रूल्स हैं, इन रूल्स में लोकल बॉडीज का एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। गवर्नमेंट में जैसे अगर आप देखोगे तो 3 स्टेजेस हैं भाई। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट, जिसमें हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह आ सकती हैं, पंचायत आ सकते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट के पास में पावर ही कहाँ है? उन लोकल गवर्नमेंट को, उस लोकल बॉडीज़ को पावर भी तो देनी होगी ना। जो लॉज हैं, ये लॉज केवल किताब के ऊपर लिखे हुए हैं, पन्नों पर हैं, अच्छी तरीके से इसको लागू नहीं किया जा रहा है। तो उसके लिए अगर लागू करना है तो लोकल बॉडीज़ को साथ में लेकर आना होगा, उनको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी, तभी वो अपने आसपास के क्षेत्र में इस प्रकार की जो सफाई या प्लास्टिक का मैनेजमेंट है वो कर पाएंगे। और प्लास्टिक के मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होनी चाहिए वो है वेस्ट सेग्रीगेशन। अब वेस्ट सेग्रीगेशन जैसा जो टॉपिक है दोस्तों, ये केवल पेपरों के ऊपर में, ठीक है, केवल पन्नों पर लिखा हुआ है, इसको हकीकत में हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। क्यों? प्रॉब्लम यहाँ पर यह भी हो रही है कि प्लास्टिक को रिसाइकिल तो कर लिया जाए, लेकिन इंसान कर क्या रहा है कि जितना भी कूड़ा है सब कूड़े को आपस में मिक्स कर दे रहा है। उसमें प्लास्टिक भी है और भी कई सारा कूड़ा सब मिला हुआ है आपस में। तो जो मिक्स वाला वेस्ट होता है, इसको मैनेज कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। हमें क्या करना होगा? कूड़े को सेग्रीगेट करना होगा, अलग करके रखना होगा। जो सूखा कूड़ा है उसको अलग करना होगा, गीला कूड़ा अलग है जिसको हम आराम से गड्ढा करके उसमें डाल सकें। सूखा कूड़ा होगा, उसमें से कई सारा कूड़ा रिसाइकिल हो सकता है, दोबारा से उसका यूज़ किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है। तो जब सारा का सारा कूड़ा मिक्स हो जाएगा तो दिक्कत है, और वो बहुत सारा प्रदूषण भी करेगा, बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस को भी रिलीज करेगा जब सूखा गीला कूड़ा सब मिल जाएगा। तो हमें इसके बीच में एक सेग्रीगेशन करना ज़रूरी है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सूखी प्लास्टिक को निकालकर उसको रिसाइकिल कर सकें, जिससे पोल्यूशन कम हो पाए। बट इस सेग्रीगेशन के बारे में जो जानकारी है वो लोगों के पास तक है ही नहीं, अवेयरनेस लोगों के पास में नहीं है, वो सभी कूड़े को एक ही जगह पर डाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोकल बॉडीज़ को हमें उतारना होगा। जैसे मैंने बोला, लोकल बॉडीज़, लोकल गवर्नमेंट का यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल है, उनको रास्ते में आना होगा अगर यहाँ पे प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट करना है। तो ये हमें एक इमीडिएट अटेंशन की तरह लेना होगा, तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है। पहली बात, कूड़े का सेग्रीगेशन करो, सूखा कूड़ा और जो हमारा गीला कूड़ा है उसको अलग करो, लोगों को यहाँ पर इसके बारे में समझाओ, एजुकेशन कैंपेन्स चलाओ जिससे लोगों को जानकारी मिलेगी। लोकल बॉडीज़ को ज़्यादा पावर दो, उनको और सशक्त बनाओ ताकि वो वेस्ट का मैनेजमेंट प्रॉपरली कर पाएँ। ठीक है, चलिए आगे आता है। तो यही था हमारा आज का एक लौता सा रेलिवेंट सा एडिटोरियल। नाउ आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन, वाई, क्यों लोकल बॉडीज़ को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना,
और एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, स्पेशली हिमालयन वाले रीजन में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा क्यों, ये आपने बताना है। तो इसके पीछे के रीजंस आप लिख सकते हो। काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया है अभी। 250 शब्दों में अपने आंसर लिखना है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी इसको पढ़कर बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने और भारतीय हिमालय क्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियाद ढांचे के निर्माण पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है, ये आपने बताना है। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लेकर सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन। आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। नाउ आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन रिलीज करने का काम करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।